मॉर्निंग बच्चों विकारी शब्दों के क्रम में हमने संज्ञा और सर्वनाम के विषय में जाना। इसी क्रम में आज जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या है, विशेषण और विशेष्य का क्या संबंध होता है, प्रविशेषण क्या कहलाते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं। बच्चों, विशेषण को अंग्रेजी में कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। अब विशेषता जो शब्द बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। अब ये है कि ये किसकी विशेषता बताते हैं, तो इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब इसे हम उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है ये कि सरोवर में नीले कमल खिले हैं। अब परिभाषा के अनुसार जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं, तो यहाँ पर ये नीले कमल, तो ये कमल है, यहाँ संज्ञा पद है और इसकी विशेषता क्या है कि ये नीले रंग का है। नीले रंग के कमल सरोवर में खिले हैं, तो यहाँ सरोवर भी संज्ञा पद है, लेकिन विशेषता बताई जा रही है यहाँ कमल संज्ञा पद की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, कमल नीला है। तो कमल की क्या विशेषता हो गई कि कमल नीला है, तो ये शब्द हो जाएगा विशेषण। इसको कहेंगे हम, ये विशेषण है। और कमल क्या है, कमल संज्ञा पद है, लेकिन जब ये कमल इसकी विशेषता इस कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, संज्ञा पद की विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम कहते हैं विशेष्य। तो विशेष्य की परिभाषा है कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है विशेष्य। तो आपने देखा कि नीला यहाँ क्या हो गया, नीला विशेषण हो गया, और कमल क्या हो गया, कमल विशेष्य हो गया। तो विशेषण विशेषता बताते हैं और विशेष्य क्या है, जिनकी विशेषता बताई जाती है। तो यही ये संज्ञा ना कहला करके जब इनकी विशेषता बताई जाती है तो इन्हीं को हम विशेष्य कहते हैं। अब इनको हम संज्ञा पद यहाँ नहीं कहेंगे, अब यहाँ ये कहा जाएगा कि ये इस विशेषण का विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो आपने जाना कि विशेषण क्या है और विशेष्य किसे कहते हैं। इसी क्रम में प्रविशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण भी जानते हैं कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है। प्रविशेषण विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। वे विशेषण शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, देखिए, जैसे विनीता बहुत परिश्रमी है। अब देखिए यहाँ पर परिश्रमी है, तो यहाँ देखिए परिश्रमी है, ये विनीता की विशेषता है, विनीता संज्ञा पद है, ये विशेष्य हो गया, ये हो गया विशेष्य, संज्ञा पद है, ये विशेष्य है, ये संज्ञा पद है। और परिश्रमी इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये हो गया विशेषण, ये विशेषण पद है। लेकिन इस परिश्रम की भी विशेषता क्या है कि बहुत परिश्रमी है, तो ये इसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत परिश्रमी है, तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें कहा जाता है प्रविशेषण। अब विशेषण का अध्ययन हम 3 आधारों पर करते हैं। जब हम समझते हैं, विशेषण के विषय में जानते हैं, तो उसको हम 3 आधारों पर जानते हैं, उसको 3 भागों में हम बांटकर उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले तो है इसका कि विशेषण की स्थिति क्या होती है वाक्य में जो उसका स्थान क्या होता है, तो उसको हम कैसे जानेंगे, इसको मैं बता रही हूँ। देखिए, विशेषण को जानने के लिए 3 आधार होते हैं। सबसे पहले है कि विशेषण की स्थिति। विशेषण की स्थिति का अर्थ ये होता है कि वाक्य में विशेषण संज्ञा के या विशेष्य के पहले प्रयुक्त हुए हैं या विशेष्य के बाद में प्रयुक्त हुए हैं। तो इसी के आधार पर हम इसकी स्थिति का पता लगाते हैं विशेषण की। यदि विशेषण विशेष्य के पहले प्रयोग होते हैं
तो उन्हें कहा जाता है उद्देश्य विशेषण। और यदि जो विशेष्य के बाद जब विशेषण प्रयुक्त होता है तो उसे कहा जाता है विधेय विशेषण। इसको हम जानेंगे, दो प्रकार से होता है ये। देखिए, ये उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, पहले विशेषण पद आता है, उसके बाद आता है विशेष्य। पहले विशेषता बताई जाती है, उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम पद का प्रयोग होता है। और विधेय में वाक्य में क्या होता है, विधेय में पहले आपका यहाँ पर विशेष्य आता है और उसके बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है। अब इनको हम उदाहरण से स्पष्ट करेंगे कि कैसे यहाँ पर उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण प्रयुक्त होते हैं एक साथ। उदाहरण से देखिए, यहाँ उसने नीली कमीज पहनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसने नीली कमीज पहनी है। तो यहाँ पर देखिए, कमीज पहनी है, तो यहाँ पहले क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है, यहाँ पर ये विशेषण है और इस कमीज की विशेषता है कि कमीज नीली है, तो ये क्या हो जाएगा, कमीज विशेष्य हो जाएगा और नीली क्या हो गया, नीली विशेषण हो गया। तो अब यहाँ पर विशेषण पहले आ रहा है और विशेष्य बाद में आ रहा है, इसलिए यह वाक्य क्या हो जाएगा, उद्देश्य विशेषण। इसलिए यह वाक्य उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं उद्देश्य विशेषण। ये सिर्फ ये समझने के लिए है कि विशेषण वाक्य में किस स्थान पर आया है, विशेष्य के पहले आया है या बाद में आया है। पहले अगर आता है विशेषण तो यहाँ पर जो है उद्देश्य विशेषण हो जाएगा, और अगर बाद में आता है तो उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। ऐसे ही विधेय विशेषण में भी इसको देखिए, इसको भी उदाहरण से बताते हैं। उसकी कमीज, उसी उदाहरण को, इसको यहाँ पर हम इस ढंग से लिखेंगे, उसकी कमीज नीली है। तो अब उसने नीली कमीज पहनी है, अब इसी को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, उसकी कमीज नीली है। तो यहाँ देखिए, कमीज और नीली, यहाँ पर जो है उसकी कमीज नीली है तो कमीज हो गया और नीली, तो कमीज पहले इसमें क्या आ गया, विशेष्य आ गया और बाद में विशेषण आ रहा है पद। तो यहाँ पर कौन सा क्या हो जाएगा, यहाँ विधेय विशेषण होगा। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा आपको कि यहाँ विधेय विशेषण का प्रयोग है और पहले वाले उदाहरण में उद्देश्य विशेषण का प्रयोग किया गया था। तो ये हो गया स्थिति के आधार पर कि हम ये स्थिति जानते हैं, इसके माध्यम से हम विशेषण के प्रयोग की स्थिति जानते हैं कि विशेषण को वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है, किस स्थान पे रखा गया है। अब दूसरा है इसके भेद, प्रयोग क्या, कि विशेषण को कितने प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसी के आधार पे इसके 4 भेद बताए जाते हैं। इसके 4 भेद कौन कौन से हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हम जानेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। भेद है इसके 4। पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में वे विशेषण शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के रंग, आकार या उसका जो है स्थान, उसके विषय में जो बताते हैं, उनको जो उनका बोध कराते हैं। तो उनके भाव, उनके जो गुण होते हैं उनका बोध कराते हैं जो शब्द, उनको हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण।
जैसे विनम्रता है, सहनशीलता, या गरीबी, अमीरी, भारतीय स्थान में भारतीय। तो ये सारे जो विशेषण हैं ये सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनका जो है इनको हम इसी आधार पे इनको कई श्रेणियों में विभक्त करते हैं। जैसे गुणबोधक होते हैं कई विशेषण, जो है गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कई विशेषण गुणबोधक होते हैं। गुण में क्या हो गया, सुशील, विनम्र, ईमानदार, ये व्यक्ति के गुण होते हैं, तो इनको हम गुणबोधक कहते हैं। ऐसे ही दोष भी होते हैं, दोष बोधक होते हैं कई विशेषण, कई जो होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे अब इसमें क्या कैसे आ जाएंगे, क्रूरता, अहंकार, कृपणता, ये सब जो है कृपण, ये हो गया विशेषण का, ये जो है ये आ जाएंगे आपके दोष बोधक में। ऐसे ही रंग बोधक में, तो रंग में जितने रंग होते हैं, नीला, पीला, काला, बैंगनी, जो भी है सारा रंग, ये सारे रंगों के नाम जो है ये रंग जो आ जाएंगे रंग बोधक में। ऐसे स्थान बोधक में, स्थान बोधक में क्या होता है, स्थान से समुद्र, जैसे भारतीय, लखनवी, और ऐसे ही जो है देशी, विदेशी, ये सारा आ जाएगा आपका स्थान बोधक में। इसी प्रकार आकार में लंबा, चौड़ा, गोल, इस तरह से चौकोर। दशा बोधक में मोटा, दुबला, पतला। स्वाद बोधक में खट्टा, मीठा, नमकीन। तो ये सारा जो है ये सभी कहलाएंगे गुणवाचक विशेषण। जैसे कि आपको उदाहरण दिया था कि सरोवर में नीले कमल खिले हैं, तो नीला रंग बोधक है, इसलिए यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण होगा। अब दूसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनमें जैसे उदाहरण में लिख रही हूं, कक्षा में 20 छात्र हैं। अब यहाँ देखिए, कक्षा में 20 छात्र हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, कुछ सामान उधर रखो। तो अब देखिए दोनों में ही, अब दो तरह के इसमें मैंने आपको उदाहरण दिए, दोनों से ही हमें संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन एक जगह ये आपको निश्चित बोध हो रहा है और एक में यहाँ पर निश्चितता नहीं है। तो इसी के आधार पर संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो है कक्षा में 20 छात्र हैं, इससे हमें छात्र क्या है, संज्ञा पद है, तो इस संज्ञा के बारे में, छात्र के बारे में हमको ये विशेषता यहाँ पर पता चल रही है कि 20 छात्र हैं। तो इन छात्रों को हम जान रहे हैं कि 20 छात्र हैं कक्षा में, ये निश्चित है, तो इसलिए यहाँ पर होगा निश्चित वाचक विशेषण। और कुछ सामान उधर रखो, तो यहाँ पर क्या है, कुछ सामान मतलब सामान बहुत सारे हैं, कई हैं, लेकिन हमें गिनती नहीं स्पष्ट हो रही है, ये भी कई संख्या है यहाँ पर भी, लेकिन हमको वहां ये स्पष्ट नहीं हो रहा, ये निश्चित नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर कुछ शब्द जो है ये आ जाएगा यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक में ये आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आप देखिए, तो यहाँ पर इसके आधार पर संख्यावाची विशेषणों को जो है दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। तो निश्चित संख्यावाची क्या हो गए, जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का पता चलता है। जैसे कक्षा में 20 छात्र हैं, डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो इस तरह से हमें दो चिड़िया, तो चिड़िया की विशेषता क्या है कि वो 2 हैं, तो हमें पता चल रहा है, निश्चितता का पता चल रहा है। अनिश्चितता में कुछ सामान उधर रख दो, या कुछ थोड़े बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो थोड़े बच्चे, तो बच्चे को आप गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्या में आएगा। थोड़े बच्चे का यहाँ मतलब हो गया कि 2 बच्चे हैं कि 4 बच्चे हैं, ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ बच्चे खेल रहे हैं,
कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तो बच्चों को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक में आएगा। तो इस तरह देखा आपने कि संख्यावाची जो विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, उनके दो भेद हैं, अनिश्चित वाचक और निश्चित वाचक। तीसरा है परिमाणवाचक। तीसरा होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक ये विशेषण। तो अब इसमें देखिए, परिमाण का अर्थ होता है मापतोल। परिमाण माने किसी चीज को मापना, माप लेना, उसकी माप को कहते हैं परिमाण। तो ये इसी से संबंधित होते हैं, ये विशेषण मापतोल से संबंधित होते हैं। तो जो विशेषण शब्द मात्रा का, जो मात्रा या मापतोल की जानकारी देते हैं, जो विशेषण शब्द मात्रा या मापतोल की जानकारी देते हैं या उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे गिलास में थोड़ा शरबत दो। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा शरबत दो, शरबत कितना दो, थोड़ा। तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी बताई जा रही है, इसकी मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। तो परिमाण में जो है हम मापतोल या मात्रा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, गिलास में थोड़ा शरबत दो, ठीक है। 4 किलो चीनी लाओ। अब इसमें ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये मिलता जुलता है संख्यावाची विशेषण से भी। थोड़ा सा इसके जो शब्द हैं, इसको संकेत, इसको जो है बताने के लिए, इसको स्पष्ट करने के लिए जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, वो संख्यावाची विशेषण से भी मिलते। अच्छा चलिए, इसको हम अभी आगे आपको स्पष्ट करेंगे। अभी इसको देखते हैं। गिलास में थोड़ा शरबत दो, 4 किलो चीनी लाओ। तो यहाँ पर थोड़ा शरबत दो, अब 1 लीटर शरबत दो, 2 लीटर दो, यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा। यहाँ पर केवल ये बताया जा रहा है कि थोड़ा शरबत दो। तो इसी के आधार पर जो है, इसी के आधार पर परिमाणवाचक को भी 2 भागों में बांटा जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो ये उदाहरण जो है ये हो जाएगा अनिश्चित। इसमें अनिश्चित परिमाण है, इसका परिमाण हमें पता नहीं है, इसकी माप, इसकी तौल हमें पता नहीं है, ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। और ऐसे ही इसमें देखिए 4 किलो चीनी, तो यहाँ पर चीनी कितनी है, 4 किलो। तो यहाँ ये स्पष्ट है कि इसकी माप तौल, यहाँ पर इसकी तौल स्पष्ट है कि ये 4 किलो चीनी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि परिमाणवाचक में इकाई का भी प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर अगर चीनी है, चीनी के लिए किलो का प्रयोग किया जाएगा, कोई दूरी है तो उसको किलोमीटर के उसका प्रयोग किया जाएगा। तो इकाइयों का यहाँ प्रयोग किया जाता है परिमाणवाचक में। तो अब आपने देखा कि किस प्रकार से ये थोड़ा शरबत, ये हो गया निश्चित, और ये दूसरा वाला उदाहरण जो है, ये 4 किलो चीनी दे दो, तो ये हो जाएगा निश्चित है। यहाँ निश्चितता का बोध हो रहा है कि कितनी किलो चीनी, तौल में हमें कितनी किलो, यहाँ मात्रा का हमें ज्ञान हो रहा है, यहाँ मात्रा का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो ये हो जाएगा निश्चित वाचक, ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जिस प्रकार से संख्यावाची में 2 भेद बताए गए थे, उसमें भी अनिश्चित और निश्चित था, वैसे ही परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं। गिलास में थोड़ा शरबत दे दो, तो यहाँ पर हमें ज्ञान नहीं है, हमको यहाँ पर ये स्पष्ट नहीं हो रहा है मात्रा का कि कितनी मात्रा में शरबत देना है, थोड़ा शरबत देना है, ये इसका एक अंदाजा है। तो इसके अनुसार हम ये समझ जाएंगे कि ये कौन सा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि 4 किलो चीनी लानी है, तो यहाँ पर 4 किलो चीनी क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसी तरह से कि उसने 3 मीटर कपड़ा खरीदा, तो उसने 3 मीटर, यहाँ पर निश्चित है, माप कितनी है कपड़े की, 3 मीटर। ऐसे ही थोड़ा दूध, 1 एकड़ भूमि, तो यहाँ पर थोड़ा दूध क्या हो जाएगा, थोड़ा दूध हो जाएगा आपका अनिश्चित परिमाण कि थोड़ा दूध, यहाँ पर मात्रा का हमें निश्चित बोध नहीं है।
तो आपने देखा कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। अब चौथा और अंतिम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम से संबंधित हो। तो यह, वह, कोई, वे, इस, उस आदि शब्द जो है जब संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। लेकिन जब यही शब्द, यही जो सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के साथ आकर के किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर के संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे वह ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ देखिए हम दो उदाहरण मैं लिख रही हूँ यहाँ पर जिससे स्पष्ट हो जाए कि कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है और कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है। वह छात्र सत्य बोल रहा है। अब दोनों में देखिए दो उदाहरण यहाँ मैंने लिखे हैं कि वह ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर ईमानदार, वह क्या है? सर्वनाम है। इसके बाद विशेषण शब्द आया है जो किसकी विशेषता बता रहा है? वह ईमानदार व्यक्ति की यहाँ पर विशेषता बता रहा है कि वह ईमानदार व्यक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा? ये वह ईमानदार व्यक्ति है, यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। ठीक है, वह ईमानदार व्यक्ति है तो वह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर्वनाम। और यही देखिए दूसरी ओर, वह छात्र सत्य बोल रहा है। तो यहाँ पर किसी विशेष छात्र की ओर संकेत किया जा रहा है और छात्र क्या है? छात्र संज्ञा पद है। तो ये हो जाएगा सार्वनामिक, वह यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये किसी विशेष छात्र की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है। वह के माध्यम से, वह सर्वनाम शब्द के माध्यम से विशेष छात्र की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। और इन दोनों में अंतर भी यही है कि जब सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा के जब स्थान पर प्रयुक्त होता है तो वो सर्वनाम कहलाता है। यही सर्वनाम शब्द जब संज्ञा के, ये देखिए छात्र क्या है? छात्र संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा के ठीक पहले आकर के, इसके पहले आया ये वह शब्द, वह क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा के पहले आकर के इसकी विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको, ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो आपने देखा कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है। तो बच्चों एक चीज और आपको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जैसे जो अभी मैंने आपको संख्यावाचक और परिमाणवाचक जो विशेषण बताया उसमें अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है, इसको आपको जानना आवश्यक है। तो इसको मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि इसको आप समझ लीजिए। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, अब इसको हम उदाहरण से भी समझेंगे और ऐसे आपको मैं बता रही हूँ। जैसे कुछ शब्द होते हैं, जैसे कुछ, थोड़ा, कम, अधिक, बहुत, सब। जैसे मैंने बोला आपको कि कुछ, थोड़ा, कम, बहुत, जो आदि ये शब्द हैं जो इनका प्रयोग जो है
दोनों ही के लिए किया जाता है, अनिश्चित संख्यावाचक के लिए भी और अनिश्चित परिमाणवाचक के लिए भी। लेकिन इन दोनों के प्रयोग में अंतर होता है जब हमें ये निश्चित करना हो कि ये कौन सा विशेषण है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है। तो इसका कैसे प्रयोग होगा, अगर हम लिखें यहाँ पर कुछ बच्चे, कुछ या लिख दें यहाँ पर हम थोड़ा नमक। अब देखिए दोनों में अंतर, या यहाँ पर हम और भी लिख सकते हैं और भी उदाहरण इसके। अच्छा ठीक है, इसको देखिए पहले, कुछ बच्चे थोड़ा नमक। तो कुछ बच्चे से क्या स्पष्ट हो रहा है, बच्चों को हम गिन सकते हैं, बच्चों को गिना जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों को गिना जा सकता है, तो यहाँ पर बच्चों को गिन सकते हैं, तो इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये कुछ लिखा है, संख्या का पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़ा नमक को यहाँ पर माप नहीं बताई गई है नमक की, थोड़ा नमक को गिना भी नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा का प्रयोग जो है वो संख्यावाची के लिए भी होता है। थोड़े फल, तो यहाँ पर जो है ये थोड़ा नमक क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। और इसके दूसरे उदाहरण में आपको बता रही हूँ, दूसरे उदाहरण इसके, जैसे कुछ बच्चे, थोड़े डिब्बे, बहुत लोग, कुछ डिब्बे, थोड़ा अनाज। अब आप यहाँ पर खुद आप समझिए इसको कि ये कौन सा इसमें परिमाणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक, और कौन सा अनिश्चित संख्यावाचक। तो लोग को हम गिन सकते हैं, बहुत लोग को गिना जा सकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ डिब्बों को भी गिना जा सकता है, तो यहाँ पर भी अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। और थोड़ा अनाज को हम गिन नहीं सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा जब आप परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण को पढ़ेंगे। तो बच्चों ये था विशेषण के विषय में। थैंक यू बच्चों।